आइए शुरू करते हैं आज की जी विशिष्ट हाँ। पेपर वन, यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर वन के लिए योग छात्रों के लिए यह पेपर है। ये पूरा लेक्चर होगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा। जो लोग बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे वो इस चीज को देख सकते हैं। और अब आप लोग चैट बॉक्स में कुछ प्रत्युत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान फिर उधर भटकेगा। तो ज्यादा बेटर ये है कि अब हम लोग आसानी से कक्षा का अनुश्रवण करें। दूसरी चीज ये है, अनुरोध है कि कोई भी ऐसा ना हो कि जो अनम्यूट करे और अननेसेसरी चीजें जो है वो बोले, या पारिवारिक कौतूहल को रिकॉर्डिंग के समय हमें सुनाए। हमें उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपसे एक और अनुरोध है। आज हम लोग शुरू करेंगे शिक्षण अभियोग्यता, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ का पहली यूनिट के तौर पर स्थापित है। शिक्षण अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। ऐसे ही 10 यूनिट्स हैं आपके टोटल पेपर वन में, जिनमें से कुछ चीजें गणितीय यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे हैं, कुछ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पे हैं, और कुछ चीजें आपके डे टू डे लाइफ के आधार पे है। सिर्फ आपको फोकस होने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत ध्यान से सुन के एक प्रश्न को 2-3 बार पढ़ के उत्तर देंगे, तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप पेपर वन में बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 शब्द आता है, एक शब्द है एप्टीट्यूड और दूसरा शब्द है शिक्षा। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं 2 शब्दों का अनुश्रवण करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शिक्षा शब्द जो बनता है ये कहाँ से आता है। इसके अलावा एप्टीट्यूड शब्द है, इसका क्या तात्पर्य होता है। इन दोनों विषयों में हम लोग बात करने वाले हैं। अब मैं अगर आपको एज अ इंट्रोडक्टरी बातें बताऊं कि शिक्षा क्या चीज है, क्या ये विद्या का पार्ट है, क्या ऐसा तो नहीं कि बिना शिक्षा के भी कार्य चल सकता है। तो शिक्षकों ने एक बात बताई शिक्षा के विषय में कि शिक्षा ऊर्जा के समान मानिए आप। ऊर्जा के स्वरूप में शिक्षा का वर्णन होता है, यानी अत्याधिक योग्य व्यक्ति से जो न्यूनतम योग्य है या कम योग्य है, उस तक एक एक संदेश का संवहन हो रहा है। एक प्रोसेसिंग चल रही है जो हायर एप्टीट्यूड से लोअर एप्टीट्यूड की तरफ, एटीट्यूड की तरफ जा रही है, यानी अधिक से कम की तरफ जो चीज जा रही है ज्ञान के स्वरूप में, मूल तौर पे शिक्षा इसी को कहा जा सकता है। शिक्षा का अर्थ जो होता है, शिक्षा के शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो शिक्ष शब्द से होती है। शिक्ष शब्द का मतलब होता है, जो सी धातु है, शिक्ष धातु है, इसका तात्पर्य होता है प्राप्त करना, मूल तौर पे ज्ञान प्राप्त करना। शिक्ष धातु जो है वो ये बताती है कि ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे पास में कुछ चीजों की आवश्यकता है, जिन आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु हम शिक्षक या गुरुकुल या अध्यापन की श्रेणी में अपने अध्यापक के पास जाते हैं। तो आज हम लोग इसी के विषय में बात करने वाले हैं कि शिक्षा का मूल तौर पे व्यापक अर्थ क्या होता है। अगर हम व्यापक अर्थ की बात करते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ की, तो इसका सबसे अच्छा अर्थ ये है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि आपका जो डे टू डे बिहेवियर है वो कितना डेवलप कर रहा है। शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र यही है, आपका सर्वांगीण विकास। जिस समय आप किसी भी चीज को बाकायदा अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना सीख जाएंगे, उस समय आपकी शिक्षा और शिक्षा का उद्देश्य प्रतिपूरित हो जाता है। शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कुछ बातों में जैसे जैसे आप एक तरीके से कह लीजिए कि शिक्षा के माध्यम से किसी विशिष्ट विद्या को प्राप्त करना, यानी टेक्निकल नॉलेज को प्राप्त करना, इसका एक एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है टेक्निकल नॉलेज या एजुकेशन को प्राप्त करना। दूसरा है स्किल्स को प्राप्त करना। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है कोई विशिष्ट स्किल जो होती है उसे प्राप्त करने की आवश्यकता। और फिर आती है बात नैतिकता की, मोरालिटी की। हर शैक्षिक अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान का या शिक्षा के प्रति क्रियात्मक तथ्यों का ये कार्य होता है कि वो आपको किसी ना किसी भांति, किसी ना किसी प्रकार से नैतिकता के तरफ या उस दिशा में प्रेरित करे जो नीतिगत हो, यानी कि जो मोरालिटी के कॉन्सेप्ट को प्राप्त करे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत शिक्षित व्यक्ति भी मोरालिटी कम होने के कारण से अपने समस्त कौशल को भूल जाते हैं, जिसके कारण से उनकी शिक्षा जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। हमें शिक्षा के इन कुछ मूलभूत आयामों को समझना होगा।
नेट जेआरएफ की परीक्षा में इस पूरे संदर्भ को दिए जाने के पीछे एकमात्र कारण है। वैसे तो शिक्षा पूरी तरीके से शिक्षा शास्त्र यानी कि एक एजुकेशन जो होता है, जो मास्टर डिग्री एजुकेशन में लोग करते हैं, उनका विषय है या बीएड वालों का विषय है। परंतु नेट में दिए जाने के पीछे सिर्फ एक कारण ये है कि जब आप भविष्य में शिक्षक बनेंगे तो आप इन तमाम उद्देश्यों को अपने मस्तिष्क में बिठा के रखें। जब शिक्षा को आप नैतिकता यानी मोरालिटी या और उसको स्किल ओरिएंटेड बना देंगे, उसको ज्ञान से संदर्भित करा देंगे, व्यक्तित्व के विकास पे प्रभाव डाले इस तरीके का बना देंगे, तो आप एक सफल शिक्षक बनते हुए चलते चले जाते हैं। शिक्ष धातु जो होती है, जब उसमें अप्रत्यय लगता है, अप्रत्यय लगते ही वो शिक्षा शब्द बन जाता है। यानी कि एक ऐसी विभूति जो ज्ञान के आने के संदर्भ की बात हो, यानी कि ऐसा कुछ है जो इस संसार में अवेलेबल है, अलग अलग फॉर्मेट में। हमारा कार्य है उस विषय वस्तु को अपने अंतरंग में धारित करना, हमें उसे प्राप्त करने की जो पूरी परिविधा है, उस परिविधा का नाम हमने शिक्षा दे रखा है। अब इस अर्थ को, इस शिक्षा को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया। कई सारे विद्वान आते हैं और ये परिभाषाएं आपके लिए अति विशिष्ट हैं। यानी कि जो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा, करीब 5 7 10 डेफिनेशन लिखवाऊंगा, इन डेफिनेशंस को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा किसने क्या कहा। क्यों? क्योंकि जब तक आप शिक्षा के सारे परिभाषाओं को कंठस्थ नहीं कर लेंगे, संभव ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्रश्न पूछ दे कि शिक्षा की ये परिभाषा, शिक्षा की ये परिभाषा किसने दी है या शिक्षा को किसने बताया है ना? तो इस तरीके की कई सारी परिभाषाएं हमारे समक्ष आती हैं। तो कुछ परिभाषाएं मैं आपको लिखवाता हूं, आप लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली परिभाषा आप लिखिए, हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा लिखिए। हर्बर्ट स्पेंसर की एक परिभाषा है। हर्बर्ट स्पेंसर एक बड़े विद्वान माने जाते हैं। शिक्षा जगत, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र, ऐसे कई सारे शास्त्रों के विद्वान हैं हर्बर्ट स्पेंसर। उनकी परिभाषा है कि शिक्षा का अर्थ इंटरनल पावर यानी कि आंतरिक शक्तियों का एक्सटर्नल पावर से एसोसिएशन है। बाह्य जीवन से, एक्सटर्नल लाइफ से, एक्सटर्नल पावर्स के साथ में समन्वय स्थापित करना है, एक एसोसिएशन बनाना है। हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा है कि शिक्षा का उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य या अर्थ कह लीजिए, इंटरनल पावर्स को बाहरी जीवन से, एक्सटर्नल जीवन से समन्वय स्थापित करना है। इसके अलावा जॉन ब्रूबेकर की एक परिभाषा आती है। जॉन ब्रूबेकर की एक परिभाषा है, डेफिनेशन। जॉन ब्रूबेकर की एक परिभाषा है। देखिए, शिक्षा का तात्पर्य एक ऐसे सरकमस्टांसेस से है। शिक्षा या शिक्षण का तात्पर्य एक ऐसे सरकमस्टांस से है, एक ऐसी परिस्थिति से है, एक ऐसी स्थिति, परिस्थिति, सरकमस्टांसेस से है जहां कुछ संशय है, जहां कुछ अवरोध है, जहां कुछ अवरोध है और एक समूह उस अवरोध से पार पाने के लिए, उस अवरोध को पार करने के लिए प्रयासरत है, ट्राई कर रहा है। हर्बर्ट ब्रूबेकर की परिभाषा है ये, जॉन ब्रूबेकर की। अब एक बात समझने की है हम सभी को। आप देखिए, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी लोग, जैसे एक मेरे तरफ से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने तरफ से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीजों में हम एक शिक्षा का अनुनय विनय कर रहे हैं ताकि हम पॉइंट को समझ जाए। एक बार समझ जाएंगे
तो हमारा जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, जो हमें प्रश्न पूछेंगे, जो हमें हमसे नेट की परीक्षा लेंगे, हम उनके प्रश्नों का सही सही उत्तर देके और उन्हें ये आश्वस्त कर पाएंगे कि हम क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनने के योग्य हैं। और यदि हम उन्हें अतिशय मात्रा में संतुष्ट कर दिए तो वो हमें ये कहेंगे कि आप तो बहुत योग्य हैं, एक काम कीजिए, 40,000 रुपए महीने लीजिए, अपना घर खर्च छोड़िए, सारा काम छोड़िए और आइए आप रिसर्च कीजिए। क्योंकि आप रिसर्च करेंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं आपके रिसर्च से हो सकता है बहुत लाभान्वित हो सकता है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने या जो अध्यापक हैं उनके द्वारा आपसे ये पूछने की कोशिश की जा रही है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी वी हैव अ सेट ऑफ रिजल्ट्स, है ना, हमारे माइंड में, एक मस्तिष्क में एक रिजल्ट है कि हमें वो प्राप्त करना है। इसके लिए हम दो लोग बैठ के, यानी एक ग्रुप हमारे साथ में 35-40 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है जो ये निर्णय कर रहा है कि व्हाट इज एजुकेशन। तो जो भी ये चीजें चल रही हैं इसी सेट पे, यानी कि हम उस अवस्था को पार कर जाएं। ब्रूबेकर की बहुत सिंपल परिभाषा है, ठीक है। ब्रूबेकर से संबंधित एक कॉन्सेप्ट और बहुत हमेशा आता रहता है कि ब्रूबेकर ने किसको ज्यादा महत्व दिया है, शिक्षक को ज्यादा महत्व दिया है या छात्र छात्र को ज्यादा महत्व दिया है। तो ब्रूबेकर ने हमेशा से छात्रों को ज्यादा महत्व दिया है, ये पॉइंट लिखने लायक है। ब्रूबेकर ने, जॉन ब्रूबेकर ने हमेशा विद्यार्थी विद्यार्थी का जो यूटिलाइजेशन है, उसकी जो अप्रोच है, माने ब्रूबेकर ये कहना चाहते हैं कि मैं चाहे कितना भी अध्यापक, चाहे कितना भी योग्य हो जाए, अध्यापक की योग्यता से छात्र की योग्यता तय की जाती। तो अध्यापक आप सभी के एंगल पे जाके परीक्षा देके पास हो जाता, नहीं हो जाता। मैं जाता, आप सभी के एवज में पेपर देता, पास हो जाता, और आप लोग पास हो जाते सभी लोग। तो इसलिए ब्रूबेकर मानते हैं कि अध्यापक चाहे कितना भी योग्य हो, चाहे कृष्ण क्यों ना हो, अर्जुन को स्वयं तीर चलाना होगा। तो अर्जुन के कॉन्सेप्ट को ब्रूबेकर ने समझा है। और ये बातें आप याद रखिएगा हमेशा। देखिए, ये सारी चीजें आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उदाहरण नहीं सेट कर पाएंगे। मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा कहा करते थे, एक अच्छा अध्यापक वो है जो अच्छे उदाहरण सेट करके चीजों को याद कर पाए। आप ऐसे समझिए कि आप एक फ्लोर पे हैं, एक कमरे में हैं, और आपके आसपास चीजें बिखरी पड़ी हैं और आपको झाड़ू लगाना है। तो झाड़ू लगाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप एक एक करके सामान उठाएं और फिर उसे झाड़ू लगा दें। दूसरा ऑप्शन ये है, यदि संभव हो तो सारी चीजों को किसी ना किसी हैंगर से टांग दीजिए। अगर आप हैंगर से टांग देंगे तो ग्राउंड आपका क्लियर रहेगा। इसी तरीके से सिद्धांत को याद रखिए। जब भी आपको कोई सिद्धांत पढ़ाया जाए तो आप उसे किसी ना किसी हैंगर से टांग दीजिए। हैंगर का मतलब कोई एकदम बिल्कुल सेट उदाहरण। जैसे ब्रूबेकर को आप अर्जुन और कृष्ण के भांति से याद कर सकते हैं। अर्जुन और कृष्ण का उदाहरण एक हैंगर है। अर्जुन से हमेशा कृष्ण बोले कि तुम्हें ही युद्ध करना है, और चाहते, बर्बरीक जो था वो युद्ध खत्म करने के लिए आ गया था। यानी आपकी परीक्षा में कोई ऐसा बर्बरीक आ जाएगा जो बोलेगा कि मैं पेपर खत्म कर दूंगा, ये लो नकल कर दो, लेकिन आपको युद्ध करना है ना। और कृष्ण का कार्य है कि वो आपको योग्य बनाते जाए। तो आप योग्य बनने की कोशिश कीजिए, जब आप योग्य बन जाएंगे। और यही बात जॉन ब्रूबेकर भी कहते हैं। जॉन ब्रूबेकर हमेशा ये कहते हैं कि जो छात्र है उसकी योग्यता हमेशा से जरूरी रही है। बिना छात्र की योग्यता के कभी भी कोई छात्र, यानी कोई भी अध्यापक या कोई भी कक्षा पूरी नहीं हो सकती है। तो जॉन ब्रूबेकर की ये परिभाषा, ये बातें हमें याद रखने लायक है। अब एक महात्मा गांधी जी का भी लिखते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा के विषय में बहुत शानदार बात कही है। महात्मा गांधी ने कहा है कि से तात्पर्य है शिक्षा से तात्पर्य है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा। मनुष्य का शरीर, मन, आत्मा, व्यक्तित्व, इन सब के कैरेक्टर, यानी कि जैसे आप हैं तो आपका व्यक्तित्व, मन, आत्मा, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ईटीसी ईटीसी, जो भी योग का टर्मिनोलॉजी है ना, वो सब उसके सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। जितना अच्छा डेवलपमेंट होगा
आपके शरीर का, आपके मन का, आपकी बुद्धि का और उन सबके साथ में व्यक्तित्व का, तो आप शिक्षित माने जाएंगे। फिर वो आपकी शिक्षा को प्रदर्शित करेगा। उदाहरण देता हूं, आप मुंबई कभी जाइए तो वहां डोंबिवली या नाला सुपारा साइड में आप चले जाइए तो वहां कुछ लड़के घूमते हुए आपको मिलेंगे। वो लड़के कैसे होते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा बाल और बिल्कुल भूरे रंग में बाल को रंग लेंगे। हाँ, कुछ पान गुटखा ऐसा खा लेंगे। जीन्स को एड़ी से 2 इंच ऊपर उठा के पहन लेंगे। जीन्स पे जबरदस्ती ब्लेड मार के उसे कई हिस्सों में फाड़ लेंगे। कान में एक बड़ा सा कुंडल लटका लेंगे और एक बहुत अच्छा सा नेकलेस माला पहन के, और फिर बाइक को ऐसे ऐसे घुमाते गिराते हुए लेके चलेंगे। ये प्रदर्शन क्या है? ये प्रदर्शन ये करता है कि उनकी शिक्षा का स्तर निकृष्ट है ना। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए इस तरीके की हरकत करने में 1000 बार सोचेगा। क्योंकि जब वो स्कूल गया होगा तो उसके विद्यालय में नाखून चेक किया जाता होगा, उसे मारा जाता होगा और बहुत सारी चीजें हैं जो उसे समझाई जाती होंगी कि आपको ये कार्य ऐसे करना चाहिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षित व्यक्ति, महात्मा गांधी जी कहते हैं, शिक्षित व्यक्ति हमेशा एक अपने चरित्र के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से ये प्रदर्शित कर देता है कि वो शिक्षित है। तो महात्मा गांधी का मूल उद्देश्य, जैसा आपको पता है, महात्मा गांधी योग को बहुत करीब से माना करते थे, बहुत नजदीक से देखा करते थे। समाधि के लिए वो कभी खुद को प्रेरित नहीं किए, लेकिन ये सत्य है कि अहिंसा के लिए जीवन भर प्रेरित किए। योग का अल्टीमेट उद्देश्य है समाधि, और योग का इनिशियल स्टेप है यम, यम का इनिशियल स्टेप है अहिंसा, और अहिंसा के लिए गांधी जी ने अपना जीवन लगा दिया था। और ऐसे योगी व्यक्ति के जो ऐसा जीवन जीता हो, देखिए राजनीतिक जीवन उनका कैसा रहा हो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो यौगिक जीवन है वो सत्य है कि वो योग की बहुत सारी विधाओं को माना करते थे। और योग का व्यक्ति योग के जैसी ही परिभाषा देगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार सर्वांगीण विकास, ये जो भी शब्द है, ये सारा का सारा शब्द जो है वो योग से संबंधित मिलता जुलता है। अगली परिभाषा लिखिए बी ओ स्मिथ की। बी ओ स्मिथ। स्मिथ की परिभाषा बहुत इजी है। अच्छा देखिए एक चीज और, कई बार हम लोग शॉर्ट में स्मिथ लिख देते हैं। एक इतिहासकार स्मिथ हुआ है ना। तो कई सारे स्मिथ हैं। स्मिथ एक ऐसी बिरादरी है जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, कई जगहों पे पाई जाती है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, बी ओ स्मिथ लिखिएगा, ठीक है। इनकी परिभाषा ये कहती है कि शिक्षा, लिखिए शिक्षा, शिक्षा या शिक्षण सीखने हेतु, सीखने हेतु, सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली, संपन्न की जाने वाली, संपन्न की जाने वाली एक अति विशिष्ट प्रणाली है। एक अति विशिष्ट प्रणाली है। एक अति विशिष्ट प्रणाली है। अब आपको इनकी परिभाषा को देख के बहुत इजीली ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा इज समथिंग दैट यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम समवन, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। बहुत इजी सी बात है कि आप किसी से कुछ प्राप्त कर रहे हैं जो आपके बौद्धिकता का विकास करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि 100 रुपए किसी से प्राप्त कर रहे हो तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आप किसी से अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, वो भी शिक्षा का स्वरूप है, और वो आपकी बौद्धिकता का विकास करेगा। बहुत इजी और बहुत सिंपल परिभाषा। एक परिभाषा और लिखते हैं पेस्थोलॉजी की। पेस्थोलॉजी की परिभाषा एक लिखिए। ठीक है, शिक्षा मानव की, शिक्षा मानव की समस्त शक्तियों का, समस्त शक्तियों का नेचुरल यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रगतिशील, प्रगतिशील यानी कि जो कंटिन्यूअस इन प्रोसेस हो,
प्रगतिशील सेट डेवलपमेंट है, सेट डेवलपमेंट है, सेट डेवलपमेंट है। यानी कि शिक्षा का तात्पर्य है कि जो नेचुरल तरीके से चल रही हो, ऐसा ना हो कि अननेचुरल तरीके से आपके अंदर क्या कहते हैं, शिक्षा का इंजेक्शन लगा दिया जाए। ऐसा कोई इंजेक्शन है क्या कि मैं आपको समाज शास्त्र की इंजेक्शन भरूं और लाके लगा दूं? ऐसा ना, अप्राकृतिक चीज तो है नहीं, ये प्राकृतिक चीज है और प्रगतिशील भी है। प्रगतिशील का सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है, हर वो चीज जो मनुष्य भूल जाए, हर वो चीज जो मनुष्य भूल जाए या जिसमें गलती करने की संभावना हो, वो प्रगतिशील के मार्ग पे होता है। यानी अगर आप भूल रहे हैं कोई भी परिभाषा, कोई भी चीज, कोई भी जीवन का इवेंट, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर मनुष्य भूलेगा नहीं, अगर उसे सारी चीजें याद रहने लग जाए, तो वो पागल हो जाएगा कि नहीं? मेरे को उसने एक झापड़ मारा था, कई साल पहले की बात। अब अगर उस बात को लेके मनुष्य आज भी याद करता रहेगा, अपने पुराने कष्टों को मनुष्य याद करता रहेगा, तो वो प्रगतिशील नहीं, फिर तो वो पागल हो जाएगा ना धीरे धीरे, वो प्रगतिशील नहीं बना। तो ये जो मार्ग है प्रगतिशीलता का, इसका मतलब ये है कंटिन्यूअस इन प्रोसेस, हर वो चीज जो हम लगातार याद कर रहे हैं और हमें वो धीरे धीरे, हर वो चीज जो हमें कुछ ना कुछ अनुभव दे रही है, उस मार्ग को पेस्थोलॉजी में कहा। अगली परिभाषा लिखिए क्लार्क की। क्लार्क, क्लार्क ने भी वन लाइनर परिभाषा दी। क्लार्क ने कहा कि शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा विद्यार्थी के, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का एलिमेंट है। व्यवहार में परिवर्तन लाने का एलिमेंट है, टर्मिनोलॉजी है, आइडियोलॉजी है, जो भी चाहे लिख लीजिए। यानी मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आती है, गाड़ी चलाना नहीं आता है, और मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ। गाड़ी चलाने के दौरान मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा आपको, नेचुरली आप देखिए, नेचुरली मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि इसको क्लच कहते हैं, इसे ब्रेक कहते हैं, इसे गियर कहते हैं, इसे स्टीयरिंग कहते हैं, सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं आपको सबसे पहले जो बताऊंगा कि गाड़ी हमेशा भारत में चलाओ तो बाएं साइड में चलाओ, ठीक है? हमेशा कोशिश करो कि आप गाड़ी को थोड़ी सी दूरी पे रोको, पीछे वाली गाड़ी के बिल्कुल चिपका के गाड़ी नहीं लगाते। अगर कोई बूढ़ी महिला या कोई ऐसा अपाहिज व्यक्ति है ना, दिव्यांग व्यक्ति है जो रोड क्रॉस कर रहा है, तो आप गाड़ी रोक दीजिए, उसको पहले जाने दीजिए, है ना? ये सब नेचुरली है, बाय डिफॉल्ट ये चीजें आपके अंतरंग में है। ऐसा तो है नहीं कि जब मेरे को लाइसेंस मिल रहा था तो मेरे को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने आके ये सब बताया था कि अगर कोई विकलांग जाएगा तो गाड़ी को रोड पे रोक देना। मेरे अंदर ये बात कहाँ से आ गई? मोटरसाइकिल चलाने के दौरान ये बात मेरे अंदर कहाँ से आई? ये है शिक्षा का उद्देश्य। मेरे को कॉलेज में, स्कूल में कभी ये नहीं बताया गया कि अगर कोई विकलांग रोड को क्रॉस करेगा तो गाड़ी रोक देना, लेकिन मुझे ये जरूर बताया गया कि विकलांग व्यक्ति हमसे, अगर हम योग्य हैं तो विकलांग व्यक्ति का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है, हमारा मेजर टास्क है कि हम उसका सम्मान करें। अगर हम गोरे हैं तो किसी के साथ रंग भेद ना करें, अफ्रीकी लोगों के साथ में जितना रंग भेद हुआ है वो रंग भेद हम ना करें, हमें ये सिखाया गया। हम किसी को कभी भी रंग भेद के आधार पे, बॉडी शेमिंग के आधार पे इस तरीके का कृत्य ना करें। क्लार्क कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो शिक्षा जो है वो किसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए, व्यवहारिक ज्ञान में चेंजेस लाने के लिए की जाने वाली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और आप यकीन रखिए, कोई भी शिक्षा प्राप्त करके कोई भी कैरेक्टर आप डेवलप करने की क्षमता रखते हैं, अनटिल अनलेस आपके शिक्षा को प्राप्त करने का लेवल, जो जैसे मान लीजिए एक शिक्षा ए है वो मैं आपको दे रहा हूं और आप कहीं से शिक्षा बी भी प्राप्त कर रहे हैं, यदि शिक्षा बी आपके मन मस्तिष्क पे ज्यादा हावी होगी तो शिक्षा ए दब जाएगी।
कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मैं आपको डांस करना सिखा रहा हूँ और आप कहीं से संगीत भी सीख रहे हैं, म्यूजिक गाना सीख रहे हैं, तो आप डांस की कक्षा में भी आ रहे हैं और गाने की कक्षा में भी जा रहे हैं। परंतु बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि कुछ छात्रों का डांस वाला ज्यादा कोर अच्छा हो, डांस अच्छा कर ले, म्यूजिक अच्छा ना कर पाए। कुछ छात्र हो सकता है म्यूजिक बहुत अच्छा करे, डांस ना अच्छा कर पाए। ये डिपेंड करता है शिक्षक के साथ होने वाले प्रेम पे। हमें देखिए, जब आप लोग कक्षाओं में पढ़ते होंगे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में, तो किसी को इंग्लिश बहुत प्यारी लगती होगी, किसी को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को सोशल साइंस बहुत अच्छी लगती होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने टीचर के साथ जितना घुल मिल जाए छात्र, जैसे मेरा मैथमेटिक्स का जो मेरे टीचर आया करते थे, वो बहुत मतलब उनके शक्ल को देख लो तो ऐसा लगता था गुस्से में ही प्रवेश कर रहा, और गुस्से में प्रवेश करते तो आता हुआ प्रश्न भी गायब हो जाता था। और सोशल साइंस के जब मास्टर प्रवेश करते थे तो ऐसा लगता था कि वो कलकत्ता से थे हमारे यहाँ, तो ऐसा लगता था कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब प्रवेश कर रहा है हमारी क्लास में। यानी कि वो सारी बातें, वो मोहन बागान फुटबॉल क्लब में खेला करते थे तो सारी कहानी वहीं की आया करते थे, बड़ा आनंद आता था। हिंदी के सर प्रवेश करते थे तो ये लगता था कि अब दो चार गाना होगा, दो चार लोगों से गवाया जाएगा। और इंग्लिश वाले प्रवेश करते थे तो इस बात की खुशी रहती थी कि इंग्लिश वाले जब आएंगे तो मेरे को ही खड़ा करेंगे कि बेटा चलो खड़े हो जाओ और लेसन पढ़ो। है ना? आपको पता है कैसे पढ़ाया जा हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था? खड़े हो जाओ, ये कहानी पढ़ो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो। तो जो तेज पढ़ता था उसको शाबाशी दी जाती थी कि अरे वाह, ये बहुत, इसको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, चाहे वो गलत पढ़ रहा हो, तेजी तेजी में, रफ्तार में। तो अपने आप को बाकी लोगों से सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए अंग्रेजी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट हो गया। और अध्यापक ये बात बाखूबी जानते हैं कि ये बच्चा थोड़ा बहुत गलत पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, बाकी लोग करो। ऐसे करते करते ताकि इंग्लिश के प्रति रोचकता प्राप्त हो। और यही सब व्यवहारिक परिवर्तन को देखते हुए क्लार्क ने कहा कि अगर आप बिहेवियरल चेंजेस चाहते हैं मित्रों, तो आपको शिक्षा की तरफ जाना होगा। गंवार बन के व्यवहारिक परिवर्तन नहीं कर सकते। शिक्षा का विपरीत गंवार ही तो हुआ। यानी कि जो जो मूर्ख है, निरा मूर्ख है। मूर्ख का मतलब जो अपने व्यवहारिक चीजों को परिवर्तित ना कर पाए। मूर्खों के भी कई उदाहरण प्रसिद्ध हैं, ऐसा नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए मूर्खों के कई उदाहरण प्रसिद्ध हैं, लेकिन वो तब हो पाएगा जब शिक्षक बड़ा योग्य हो। एक मूर्ख का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, कालिदास। महाकवि कालिदास जो थे, उनके व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। क्लार्क की परिभाषा को बुद्ध ने बड़ा मतलब सटीक उदाहरण से पहले ही सेट कर दिया था। क्लार्क तो बहुत बाद में आए थे ना। क्लार्क तो ये आपके 1970 के आसपास के आए हैं, 1960s 70s के आसपास के हैं क्लार्क। और महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को सेट कर दिया। अंगुलीमाल मूर्ख था, है ना? वैसे ही आप देखिए क्या कहते हैं, ये आपके जो ऋषि रहे हैं, बहुत सारे ऋषि लोग रहे हैं, जिन लोग आपने देखा वो जो पेड़ काट रहे थे, पेड़ की डाली पे महाकवि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम लिखा उन्होंने, है ना, मेघदूतम लिखा उन्होंने, संस्कृत के इतने बड़े बड़े खंड काव्य लिख दिए कि जो आज तक पढ़ाया जाता है ना। अभिज्ञान शकुंतलम से बेहतरीन कोई लव स्टोरी नहीं है आज के इतिहास। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब वो, और भारत का पूरा पूरा भारत का जो उन्होंने वर्णन किया वो, तो क्लार्क क्या बताएंगे? हमारे ऋषियों ने तो पहले सेट कर रखा है ना, हमारे मनीषियों ने। तो लेकिन हमें क्लार्क को याद करना पड़ेगा। मजबूरी ये है कि भारत जो है वो पाश्चात्यता की तरफ थोड़ा ज्यादा निकृष्ट रहता है, मतलब ज्यादा उसकी तरफ झुका हुआ है ना। मैं तो इसको निकृष्ट अवस्था मानता हूँ, है ना। ठीक है, अगली परिभाषा हम लोग लिखते हैं। अगली परिभाषा लिखिए एफ ग्रीन की, थॉमस एफ ग्रीन। अगली परिभाषा है थॉमस एफ ग्रीन की। ये उसी बात को थोड़ा सा शिक्षक के दृष्टिकोण से देख लिए। ये कहते हैं शिक्षा शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है। शिक्षा शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है। शिक्षा शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जो बालक के विकास हेतु उपयोगी हो। जो बालक के विकास हेतु उपयोगी हो, दैट इज कॉल्ड शिक्षा।
अब बताइए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि कुल मिला के जो थॉमस एफ ग्रीन की परिभाषा है वो टीचर ओरिएंटेड ज्यादा है कि नहीं? अध्यापक के तरफ ज्यादा बोल रहे हैं। बाकी सारे लोगों को देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से ज्यादा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं छात्र का विकास करो, कुछ ऐसे हैं जो दोनों पे बराबर है कुछ ऐसे हैं जो दोनों पे बराबर है, इक्वल है ना, कि छात्र भी ठीक है, अध्यापक भी ठीक है, छात्र ज्ञान प्राप्त कर रहा है, शिक्षक दे रहा है, तो व्यक्तित्व का विकास हो जा रहा है, यानी न्यूट्रल वाले लोग भी हैं। और कुछ ऐसे हैं जैसे ये आपके एफ ग्रीन जो है, थॉमस एफ ग्रीन, ये शिक्षक के तरफ से है। प्रश्न को घुमा के पूछेगा, अगर पूछ दिया कि थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षा या शिक्षण की अभियोग्यता किस मूलक का प्रतिनिधित्व करती है, शिक्षक का, छात्र का, या दोनों का, या निम्न में से कोई नहीं? यही तो चार ऑप्शन बनेगा। जो परिभाषा मैंने आपको दी, इस परिभाषा के अनुसार अगर मैं एक प्रश्न बनाऊं तो प्रश्न ये बनेगा कि थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षा की परिभाषा किस मूलक का प्रतिनिधित्व करती है, या किस अभिगम का प्रतिनिधित्व करती है, यानी किस थियरी को ज्यादा ज्यादा प्रकर्मेंट की तरफ लेके जाती है, उत्प्रेषित करती है, उत्क्षेपित करती है, आगे बढ़ाती है। तो जाहिर सी बात है कि ये थॉमस एफ ग्रीन जो है, ये शिक्षक के संदर्भ में ज्यादा बातें कर रहे हैं। अब एक परिभाषा लिखिए मॉरिसन की, एच सी मॉरिसन की, एच सी मॉरिसन। ये कहते हैं कि ज्यादा योग्य से कम योग्य के बीच होने वाला संप्रेषण ही शिक्षा है। ज्यादा योग्य, मोर मैच्योर पर्सनालिटी इनका शब्द है। ज्यादा योग्य से कम योग्य के तरफ, कम योग्य के तरफ, ज्यादा योग्य से कम योग्य के मध्य होने वाला संप्रेषण ही शिक्षा है, या की तरफ होने वाला संप्रेषण ही शिक्षा है। ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत योग्य हो, एक व्यक्ति जो कम योग्य हो, है ना, वो उन दोनों के मध्य जो बातें चल रही हैं वो शिक्षा है। अब जैसे एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है कोई, जो गणित विभाग का, मैथमेटिक्स का डीन एचओडी है, ठीक है, उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है। अब वो गाड़ी चलाने के लिए किसी मोटर व्हीकल वाले को हायर करते हैं, तो मोटर व्हीकल वाला व्यक्ति जो 8वीं फेल है, वो उनको शिक्षित, वो उनको ज्ञान दे रहा है कि गाड़ी कैसे चलाना है। तो अब शिक्षा किधर से किधर जा रही है? योग्य कौन है ज्यादा, एलिजिबल कौन है, ओवरऑल एलिजिबिलिटी किसकी है? मैथमेटिक्स वाले की, वो ज्यादा योग्य है। लेकिन अभी करंट सब्जेक्ट का कौन ज्यादा ज्ञाता है? तो करंट सब्जेक्ट का ज्ञाता जो है वो है वो गाड़ी चलाने वाला, तो वो ज्यादा होगा। तो यानी कि मोर मैच्योर पर्सनालिटी, यानी जो बहुत योग्य है, अपने विषय का प्रकांड है। ये इसीलिए अंत आते आते आप देखिए, कॉलेजेस में एक प्रोफेसर जो है, एक छोटा सा बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो बेचारा मैथ भी पढ़ रहा है, सोशल साइंस भी पढ़ रहा है, वो इंग्लिश भी पढ़ रहा है, फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, सारी चीजें पढ़ रहा है 10वीं क्लास में। और उसको पढ़ाने के लिए बिल्कुल सेट टीचर्स आ रहे हैं, फिजिक्स का टीचर आ रहा है, बायोलॉजी का टीचर आ रहा है, मैथमेटिक्स का टीचर आ रहा है। सब के सब अपने अपने विषय के प्रकांड हैं, सबने अपने अपने विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। लेकिन उन सबकी अपेक्षा क्या है बच्चे से, जानते हैं? कि बच्चा सारे विषय में तेज निकले, है कि नहीं? ये कितनी गलत बात है, गलत बात है कि नहीं? कि आप जो है, आप हो एक विषय के ज्ञाता, और आप चाहते हो कि बच्चा सारे विषयों में ज्ञाता निकले, सारे विषय का विद्वान निकले। इस बात का विरोध मैं ऐसा नहीं कि अपने तरफ से कर रहा हूं, इन बातों का विरोध प्लेटो ने, सोक्रेटिस ने, अरिस्टोटले ने, सबने किया है। फिलोसफर किंग का सिद्धांत देते समय बताया है कि 3 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष इस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, है ना? क्षमा कीजिए। तो जब बताते हैं कि इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, तो पहले हमारी शिक्षा नीति क्या थी? पहले हमारी शिक्षा नीति थी कि हम लोग LKG UKG पढ़ाते थे, फिर 1 से लेके 12 तक पढ़ाते थे, फिर 3 साल, और फिर 2 साल, और फिर 3 साल, ऐसे चलता था।
अब ये सिस्टम चेंज हो गया है थोड़ा सा, प्लेटो और सोक्रेटिस की थियरीज को इंडियन गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है। अब वो लोग 1+10 करके, 10+5 करके, 5+3 करके, ऐसे करके पढ़ा रहा है। यानी कि ग्रेजुएशन, 4 साल की ग्रेजुएशन है, अगर आप 1 साल भी पढ़ के जा रहे हो तो आपको डिप्लोमा दे देंगे, 2 साल पढ़ के जा रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, छोड़ देते हो, ड्रॉप आउट होते तो। इस तरीके की नियमावली अब यूनिवर्सिटीज में इम्प्लांट की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे वो सिद्धांत लागू किया जा रहा है जो वास्तविक हुआ करता था। शिक्षा से संदर्भित ये वो बातें हैं जिन बातों के आधार पे पूरी शिक्षा पद्धति निर्भर करती है। अब आगे, ये इतनी परिभाषाएं आपके लिए पर्याप्त हैं, इसके पार कोई परिभाषा जो है, अब ऐसे कोई आ जाए, एक आधा लोग और आ जाए तो आ जाए, वैसे तो शिक्षा की परिभाषा 200 लोगों ने दी है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब अवधारणा है, कॉन्सेप्ट लिखिए आप। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिक्षा? शिक्षा की अवधारणाएं क्या क्या है? शिक्षा की अवधारणाएं, प्राचीनता से लेके आज तक में कई सारी अवधारणाएं हैं। शिक्षा की अवधारणा जो सबसे पहली अवधारणा आती है, वो आती है कि आदर्शवाद का सिद्धांत आता है। आदर्शवाद, शिक्षा की एक अवधारणा है आदर्शवाद। आदर्शवाद, इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव डालती डालती है, सकारात्मक प्रभाव डालती है। यही शब्द इसे आदर्शवादी बना देता है। आइडियलिस्टिक अप्रोच, हर शास्त्र में, समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, आदर्शवाद पढ़ाया जाता है। आदर्शवाद का मतलब होता है आइडियलिस्टिक अप्रोच। हर वो चीज की जो भी घटित हो रहा है सब सही ही होगा, शिक्षा लेंगे आप तो सफल होंगे, ये हो गया आदर्शवाद। आइडियलिस्टिक अप्रोच, पढ़ेंगे आप तो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये वाला ही बात हो जाती है। यानी दैट इज आइडियलिस्टिक अप्रोच। आप आदर्शवाद सिद्धांत को मानते हैं तो आप अपने जीवन में सफल होंगे, ये आदर्शवाद सिद्धांत कहता है। लेकिन कई सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि पढ़ते हैं सब, एमबीबीएस की पढ़ाई करती है, अगर पढ़ाई करते हैं और दो शब्द अगर मैं आपके सामने बोलूं तो दोनों का अर्थ जो है वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे ये एक एक मैं अभी ट्विटर पे पढ़ रहा था, ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे युद्ध आते रहते हैं, विद्वानों का युद्ध। एक बड़े अच्छे विद्वान है भोपाल की यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लिखा कि राहुल ने जहाज उड़ाया, ठीक है, और फिर लिखा मोहम्मद यासीन ने जहाज उड़ाया। अब इन दोनों बातों का अर्थ क्या होता है? राहुल ने जहाज उड़ाया, इसका मतलब राहुल फ्ल्यू द एरोप्लेन, ये हो गया। और मोहम्मद यासीन ने जहाज उड़ाया, इसका मतलब मोहम्मद यासीन यूज्ड अ बॉम्ब, क्या उन्होंने बम से जहाज उड़ा दिया क्या? ये होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रथम दृष्टया यही सिद्धांत आता है कि मोहम्मद यासीन अगर उड़ाएगा तो वो जहाज ही उड़ा देगा, वो परमानेंट खत्म कर देगा, है ना? ऐसा सिद्धांत क्यों आ रहा है? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। जब किसी भी समाज में शिक्षा प्रविष्ट कर जाती है तो वो उस समाज को अपग्रेड करती है। और हमारे जो रहनुमा होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी शिक्षा आपको आगे लेके जाए या आप बहुत विद्वान बने। ठीक है। हर मनुष्य का ये कृत्य होता है, कर्तव्य होता है कि वो अपने अपने जीवन में, अपने आसपास शिक्षा को प्रायोजित करे और शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। जैसे ही हम शिक्षा को धीरे धीरे आगे लेके जाते हैं तो वो हमें आदर्शवादी नीति देना शुरू कर देती है, यानी कि शिक्षा होगी तो व्यक्ति सफल होगा। दूसरा सिद्धांत जो है वो है प्रकृतिवाद का। प्रकृतिवाद का, प्रकृतिवाद वाले लोग ये मानते हैं कि ये जो नेचर है ना, इससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, सारी चीजें प्रकृति सिखा देती है, परिस्थितियां व्यक्ति को ज्यादा अच्छा सिखाती हैं। क्या ये बात, इस बात से आप एग्री करते हैं? परिस्थितियां व्यक्ति को, अभी बाद में पूछूंगा कि आप कौन से वाद के ज्यादा प्रवर्तक हैं, आदर्शवादी ज्यादा हैं कि प्राकृतिकवादी ज्यादा हैं? परिस्थिति का मतलब ये है, कौन कौन मानता है कि परिस्थिति, हाथ उठाइए जरा ऐसे, देखें, हाँ ठीक। परिस्थितियां मनुष्य को सिखाती हैं। अब परिस्थिति ये है कि आपको नेट की परीक्षा देनी है,
जब परिस्थिति आप एमए कर रहे थे तो आपके सामने ये परिस्थिति नहीं थी कि आपको ऐसी कोई परीक्षा देनी है और उसको पास करना और बाद में आपको प्रोफेसर बनना है ना। लेकिन अभी परिस्थिति आपको ये बता रही है कि नहीं, आप इस दिशा में अग्रेसित होइए, और परिस्थिति आपको सिखा रही है। तो आप घर का खाना जिस समय बनना चाहिए था, परिवार के साथ समय जिस समय देना चाहिए था, जिस समय बाहर घूमना चाहिए था, शाम के 7 बजे आप बैठ के क्लास कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, है ना। क्योंकि सारी स्थिति क्या रहे भैया, वो नहीं घूमेंगे 2-4 दिन चलेगा, प्रोफेसर बन जाएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, हमारे पास एरिया ज्यादा रहेगा, बड़ा सा अपार्टमेंट मिलता है हमारे प्रोफेसरों को, मैंने देखा ये बड़े बड़े अपार्टमेंट मिले हुए उन्हें, है ना, और पूरा यूनिवर्सिटी घूमते हैं बिल्कुल बड़े आदमी बन के। तो वो चीजें फिर बाद में घूमने का आनंद है, अभी 7 बजे का समय यूटिलाइज कर लेते हैं, है कि नहीं। तो यही है परिस्थितियां, वास्तविक बात है, परिस्थितियां जो है वो मनुष्य को सिखाती है। और प्रकृतिवाद इसी बात को मानता है कि प्राकृतिक चीजें, यानी जो नेचुरल है, इनेट पर्सनालिटीज डेवलपमेंट के लिए नेचुरलिटी का होना बहुत आवश्यक है। अगला है प्रयोजनवाद, और ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद के कर्ता धर्ता है जॉन डेवी साहब। जॉन डेवी, जॉन डेवी, जॉन डेवी ने कर्मठता को और बिहेवियरल अप्रोच को एक साथ उपयोगी माना है। प्रयोजनवाद का मतलब होता है प्रयोग करके, प्रयोग करने की बात जो होती है, कोई उद्देश्य हो, है ना। तो जब कोई उद्देश्य हो तो जाहिर सी बात है कि आप क्रियाशील भी होंगे, आप एक्टिवेट होंगे, और जैसे ही आप एक्टिवेट होंगे तो वहां पे आपके व्यवहार में दिखना भी शुरू होगा। जब आप एक्टिवेट होंगे, जैसे आपको नेट की परीक्षा देना है, आप एक्टिवेट हो गए कि आपको बिल्कुल जाना है, और आप क्लास में आओ मेरी और मुझे जोर से धमकाओ, यार क्लास समय से शुरू नहीं हुई, वीडियो बंद क्यों करके पढ़ा रहे हो, तो थोड़ी पढ़ पाओगे, तो मैं तुमको तुरंत रिमूव कर दूंगा, है कि नहीं। तो यानी आपकी क्रियाशीलता, यानी आप ओवर एक्टिवेट हो गए ना। ओवर एक्टिवेट नहीं होना था, आपको एक्टिवेट होना था पढ़ाई करने के लिए। आपने जैसे ही पढ़ाई करने के लिए आपने एक्टिविटी दिखाई, तो फिर आप प्रयोग भी करने लगे, धीरे धीरे आगे क्लास में आके ज्वाइंट हो गए, और ज्वाइंट हो गए तो फिर आप अपने व्यवहार से भी प्रदर्शित कर रहे हो कि आप शिष्य बनने योग्य हो, शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो, है कि नहीं। अभी आप नहाते हुए, अभी एक कोई था वो कपड़ा निकाल के घूम रहा है, तो ऐसे ऐसे घूमते घामते वीडियो ऑन करोगे तो मैं रिमूव नहीं कर दूंगा क्या आपको। मुझे दिखेगा कि आपके व्यवहार में शिक्षा का प्रदर्शन ही नहीं है। जब तक मुझे आपके हाथ में कलम, नीचे कॉपी, सारी चीजें सेट, एरिया ना दिखे, तब तक मैं आपको पढ़ाने के लिए कितना भी उत्सुक हूं, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप चाहे कितना एक्टिवेट हो, मेरे से 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लो आप, लेकिन अगर आपके व्यवहार में वो चीजें नहीं दिख रही हैं तो नहीं बात मजा देगी। जॉन डेवी एक अमेरिकन व्यवहारवादी वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं, वो थे, और उनका ये मानना था कि आपके व्यवहार में जो चीजें दिखे वो तो हुई हो, एक्टिव हो भी आप, एक्टिवली आप किसी भी कार्य को करो तो शिक्षा आपके काम की है। ऐसा नहीं हो कि आपका नाम लिखा दिया गया किसी बड़े से योगा सेंटर में, और आप जा रहे हो 1 महीने में 2 बार 3 बार जा रहे हो, पेपर दे रहे हो, पास हो ही जाओगे, हाँ चाचा जी का कॉलेज है, तो ऐसे ऐसे नहीं मजा देता ना फिर। यानी आप क्रियाशील भी बनो और व्यवहारिक भी बनो। तो जॉन डेवी जो है वो बहुत, मतलब बहुत टू द पॉइंट वाली बात करते हैं। एक सिद्धांत है अगला अस्तित्ववाद का। अस्तित्ववाद, इसकी स्पेलिंग ही उल्टी सीधी है, जो जिसने इसको दिया है, क्रिकगार्द इसको बोलते हैं, क्रिकगार्द, 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 जो अस्तित्ववाद का है। अस्तित्ववाद का मतलब होता है कि हर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने या किसी भी चीज के लिए अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो मार्ग पे है अपने। मतलब ये बहुत बहुत टेढ़ी बात कहने वाला व्यक्ति है, यानी सीधी सीधी बात नहीं कहते हैं ये। अभी जो बात इन्होंने कही है, अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊं तो हो सके आपको आपको दर्द होगा, दुख होगा कि यार ये तो बड़ा सीधी सीधी बातें कह रहा है किर्केगार्द, है ना। क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि चूंकि आप बहुत, आपको पैसे की आवश्यकता है, आपके घर में पैसा नहीं है,
इसलिए आपको वो पैसा प्राप्त करने के लिए एक नौकरी की आवश्यकता है। उस नौकरी के लिए आप आर्मी में तो जा नहीं सकते हैं, आप कहीं और जा नहीं सकते, आपको शिक्षक ही बनना है, क्योंकि बच्चों का भी ध्यान रखना है। उस उद्देश्य के लिए आपके सामने योगा एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। उस ऑप्शन को चुनने के लिए आप लोगों ने नेट की परीक्षा के लिए सोच रखा है। हो सकता है नौकरी लग जाए तो 80,000 रुपए तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाए, जीवन 5 उंगलियां 10 उंगलियां घी में। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शिक्षा प्राप्त करना आपकी मूलभूत आवश्यकता है, ये कहना चाहते हैं किर्केगार्द। किर्केगार्द ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया जो है वो अपने अस्तित्व के लड़ाई के लिए लड़ रही है ना। आप सभी लोग जो इसमें बैठे हुए हो, सभी लोग एक युद्ध लड़ोगे, जहां पे अगर जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं आप 4500 लोग 4200 लोग पास हो गए एग्जाम में, ठीक है, और आप सभी लोग पास हो गए, नेट जेआरएफ बन के पहुंच गए। अब एक यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कुल 3 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जानी है, सब लोग नेट क्वालिफाई हो, सब लोगों को मैंने पढ़ाया है। लेकिन जब उस परीक्षा में आप जाओगे तो आप ये मनाओगे ये सारे फेल हो जाए, मैं ही पास हो जाऊं, है कि नहीं। हर व्यक्ति, और चलो ये नहीं भी सोचोगे, लेकिन जैसे ही आप परीक्षा देने बैठोगे तो आप ये सोचोगे, नहीं भी सोचोगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसीलिए वो परीक्षा दे रहे हो कि बाकी सब फेल हो जाए और आप पास हो जाओ। ये अस्तित्ववाद की लड़ाई है। ये बहुत सटीक बात कहता है किर्केगार्द, और इसके जितने भी डेफिनेशंस को आप देखेंगे किर्केगार्द के, सारी उल्टी सीधी बातें कह रखी है कि ये दुनिया अस्तित्व के लिए चल रही है। इसलिए आप ये सारी बातें छोड़ो कि शिक्षा क्या है कैसी है, ये सब कोई व्यवहार में नहीं दिखेगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी ये सब आपस में मर मिटेंगे, ये जितने प्रोफेसर, बाद में वो प्रोफेसर बन के बेशक गुरु बन जाए वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होगा ये सब के सब एक दूसरे के अपोनेंट बन के खड़े हो जाएंगे, और फिर उस युद्ध को प्राप्त करेंगे, उस अपने मूल पदवी को प्राप्त करेंगे, और फिर जाके मुझे ही पढ़ाएंगे कि किर्केगार्द ऐसा कहता है। ठीक है, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर होता किसी यूनिवर्सिटी में तो मैं ये बात कहते समय सोच रहा होता कि मैंने किस किस लोगों को हराया है, कौन कौन सा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितनी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। आपस में लड़ मरते हैं सब, बिल्कुल है कि मैंने ये किया ऐसे किया। किसी का कहीं पोस्ट आती है तो कोई बताना नहीं चाहता है कि हाँ पोस्ट आ रही है, चलो धीरे से अपने लोगों को सेट कर लेते हैं, अपने 4 लोगों को बुला लेते हैं, फिर अपने ही 4 लोग, उसमें जातिवाद क्षेत्रवाद, मतलब अगर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है 4 मराठी हैं तो एक नॉर्थ के बच्चे को नहीं लेंगे, और अगर नॉर्थ की यूनिवर्सिटी है तो एक मराठी को लेंगे, तो उनको लगे अरे यार ये कौन आ गया, है ना। तो ये क्षेत्रवाद होगा। उसके बाद फिर कास्ट और क्रीड पे बात आ जाती है, लोग ये सोचने लगे कि ये मेरी बिरादरी का है तो इसको इसको पदवी ज्यादा मिले, ये कहाँ से 4 जनरल के बीच में ये कौन आ गया, है ना, 4 ओबीसी के बीच में एक जनरल कहाँ से आ गया, 4 एससी के बीच में एक जनरल कहाँ से आ गया, या 4 जनरल के बीच में एक एससी कहाँ, तो ऐसे ऐसे सिद्धांत कास्ट एंड क्रीड पे बात आ जाती है। फिर गोरों के बीच में कालों का ये भी एक बड़ा सरदर्द है कि हम लोग चार चार यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोफेसर हैं, एक ये काला प्रोफेसर आ गया पता नहीं कहाँ से, है। फिर उसका लुक अच्छा नहीं, मतलब बहुत सारी सरदर्दी। तो आप ये समझिए कि अस्तित्ववाद की लड़ाई एक अति विशिष्ट सिद्धांत है जो हर व्यक्ति को मतलब झेलनी ही पड़ती है, और इसी कारण से इसे व्यवहारवाद के बिल्कुल अपोजिट के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, अब लिखते हैं इतना बहुत है। इसके अलावा लिखिए शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षण की प्रकृति, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिक्षण, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिक्षण। 6 मिनट और है, और 6 ही मिनट में ये कक्षा समाप्त होकर दूसरी कक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, शिक्षा, यही लास्ट टॉपिक भी आज का, प्रकृति यानी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है, शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक गतिविधि यानी मेंटल प्रोसेस है ना, दुनिया भर का इसमें सरदर्द। ऐसा तो है नहीं कि जैसे पढ़ते हो आप तो ऐसे ऐसे करते हो हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसे कभी दबाया आपने पढ़ाई करते समय ऐसे ऐसे, या इधर कि अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं। आप जब भी पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप सर पकड़ लोगे अपना, हाँ क्या चीज है, या तो लिख रहे हो तो हाथ में दर्द होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना सर पकड़ लोगे, क्योंकि वो बौद्धिक गतिविधि है भाई। दिमाग आपका उसमें लगातार इंडल्ज हो रहा है, उसमें परेशान हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें ऊल बलूल चीजें आपने भर रखी है।
उल्टी सीधी चीजें आपके मस्तिष्क में जब तक रहेंगी तब तक सीधी चीजें आने के लिए जगह ही नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह बहुत है, रास्ता बंद है। और रास्ता किस चीज से बंद है? उल्टे सीधे विचारों से। सोते समय फोन चलाना, जागते ही फोन चलाना, है ना। फिर आजकल तो ये रील्स आ गया है, आप ही के तरीके की रील्स वो भेजते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप परेशान होते रहोगे। तो अपने मस्तिष्क को जितना कम इन्वॉल्व करोगे बाहरी दुनिया से, उतना ही स्पेस ज्यादा बनेगा इंटरनल दुनिया में। ये बात मेरी याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आंतरिक दुनिया में आप ज्यादा गोता लगाएं, तो बाहरी दुनिया से खुद को पैक करना सीखिए। बाहरी कम से कम लोगों से बात कीजिए फोन पे, कम से कम लोगों से उल्टी से मतलब जितने कम शब्दों में आपका काम चल जाए उतनी कंजूसी दिखाइए आप। जितने कम शब्दों में, जितना कम खाना खा सकते हो जिंदा रहने के लिए, अपनी मतलब नेचुरल जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए, उतना योग्य, उतना जरूरी है आपके योगा लाइफ स्टाइल के लिए। ठीक है, आगे लिखिए। शिक्षा के दो मूलभूत, शिक्षा के या शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप हैं। एक टीचर ओरिएंटेड है और एक छात्र ओरिएंटेड है। इसमें नल हाइपोथेसिस नहीं होती। नल हाइपोथेसिस का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज न्यूट्रल नहीं हो सकती। शिक्षा या तो छात्र की तरफ से होगी या अध्यापक की तरफ से, माने कोई ना कोई इसमें मेजर माइनर होगा। या तो छात्र तेज होगा या छात्र गधा होगा, या टीचर तेज होगा या टीचर गधा होगा। कोई तो होगा जो तेज हो, है ना। और कोई तो ऐसा होगा कि जो जानते ज्यादा जानता हो या जानने की इच्छा रखता हो सकता है कि टीचर बताने की बहुत चीजें चाहता हो, छात्र जानना ही ना चाहता हो, है। और हो सकता है कि छात्र जानने की बड़ी इच्छा रखता हो, टीचर ही आलसी हो। आजकल के बड़े आलसी टीचर आ रहे हैं, प्रोफेसर आते हैं, आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ कुछ बताएंगे नहीं, जानने को बहुत जानते हैं, सब डिलीट डिलीट कर रखा है, किताबें लिखने में सारा ध्यान है, लेकिन छात्र को क्लास में जाते ही कहानी सुना के उनको बेवकूफ बना देते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से आप पढ़ के देखिए, और सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ के देखो। और ये प्राइवेट वाले तो मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन होता है ये बहुत बढ़िया होता है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, थोड़ा डंड मतलब बिल्कुल पकड़ के रखते हैं, डंडा मार के रखते हैं कि तुम्हें करोगे कैसे नहीं, तुम्हें ये पढ़ाना है। लेकिन गवर्नमेंट वालों को कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हें जो करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। आगे लिखिए। शिक्षण, शिक्षण वातावरण गतिशील युक्त होता है। शिक्षण वातावरण गतिशील युक्त होता है। शिक्षण अगला है, कौशल प्राप्त करने के लिए, शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत विधि है, एक मूलभूत विधि है। आगे लिखिए। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। जितने कलाकार हैं सब बात मान लेते हैं, पहले ही स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये विज्ञान भी है ना। कभी आपसे इस विषय पे डिबेट हो तो बड़ा आनंद है कि योग, व्हाट इज योग, योग इज आर्ट और साइंस, है ना। योग कला है कि विज्ञान है। तो एमए वाले से पूछोगे तो वो बोल देगा कि योग तो दोनों है साहब, योग कला की भी है, योग विज्ञान भी है। एमएससी वालों से पूछ के देखना, वो बोलेगा योग तो शुद्ध विज्ञान है, कला का तो नाम मत लेना। एमएससी वाले जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि उनको फिर विज्ञान ही दिखता है इसमें। हाँ, आगे लिखिए। शिक्षण, शिक्षण एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, इंटरैक्टिव प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। जटिल क्यों है जानते हैं? शिक्षण जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि आपको पकड़ के लाना, क्लास में बिठाना, आपके परिवार वालों से पैसे लेना, फिर आपको उसके बदले ज्ञान देना, समय से फीस निकलवा लेना, फिर फीस ना मिलने पे जो टीचर के अंदर जो द्वेष उत्पन्न होता है उससे टीचर का खुद लड़ाई करना स्वयं से। 10 छात्रों के बीच में फेवरेटिज्म का जो सिद्धांत चलता है, ये मेरा फेवरेट छात्र है, ये मेरा फेवरेट छात्र नहीं है, इससे युद्ध करना। फिर टीचर का बच्चे का ये तय करना कि ये अध्यापक मेरा फेवरेट है या बुरा है। टीचर्स डे पे
एक हिंदी वाले टीचर को सब ज्यादा पेन दे देते हैं और मैथ वाले को कम पेन दे, तो मैथ वाला और गुस्सा हो जाएगा कि ये मेरे को टीचर्स डे पे पेन नहीं दिया। अब मैं चल के क्लास 7B को बहुत मार मारूंगा क्योंकि ये मुझे, क्योंकि 8B ने मुझे 10 से ज्यादा पेन दी है। छोटी छोटी चीजों के कारण से मनुष्य का व्यवहारिक गुण प्रताड़ित होता है। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। शिक्षण इतना आसान नहीं है। साथ में ये कि मैं उससे क्यों सीखूं, अगर कोई बड़ा, दो बड़ों के बीच में शिक्षा हो रही है तो मैं उससे क्यों सीखूं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आगे लिखिए। शिक्षा अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। शिक्षा अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। और ये परिणाम ये है कि आज की प्रथम दिवसीय कक्षा का समापन किया जाए, क्योंकि शुद्ध रूप से 1 घंटे का विवरण हो चुका है। अब हमारी अगली कक्षा तुरंत ही शुरू हो जाएगी, योग नेट JRF पेपर संख्या 2 की। तब तक मैं थोड़ा पानी पी के आ जाऊं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस मीटिंग को लेफ्ट कर कीजिएगा। मैं ग्रुप में वापस एक लिंक भेजता हूं, वापस से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए और एक सेपरेट फाइल में सेव हो जाए, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग को सेपरेट फाइल में सेव किया जा सकेगा। ठीक है, आज की कक्षा का यही समापन। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल मिलेंगे वापस 7 बजे।